Okay जी students, our next set of ratios is profitability ratios. प्रॉफिटेबिलिटी नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की आइटम्स को ही डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि प्राइमरी मेजरली इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहली 3 रेशियोज जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन और रेशो एक ही बात है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कह सकते हैं। ओके, ये क्या होता है जी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सिंपल। और हमें निकालना आता है जीपी। कैसे निकालते हैं? सेल्स में से माइनस करते हैं सीटीएस को, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। और सेल्स आपकी आइटम है इनकम स्टेटमेंट की, और इस तरह से आप जीपी मार्जिन निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। व्हाट द कॉमन इज के सेल्स तीनों में कॉमन है, सिर्फ जो भी आप मार्जिन निकाल रहे हो उसको आप न्यूमिनेटर पे ले लोगे। सिंपल। अब इन रेशियोज की सिग्निफिकेंस क्या है, हम ये क्यों निकाल रहे हैं? तो लेट मी अगेन टेल यू कि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए, जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा होता है। होता क्या है कि हम इन 3 रेशियोज़ को हमेशा कंपैरिजन में देख रहे होते हैं। लाइक कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल जीपी रेशियो 70% आई है और नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी 8% आ गई है, यानी कि मैंने इसका आंसर देखा तो 70% आया, इसका आंसर देखा तो 8% आया। जब 70% आता है ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा अर्न करेगी या इनका नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने ये देखा तो ये सिर्फ 8% आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिन्होंने आपका 62% प्रॉफिट कंज्यूम कर लिया। अब वो कंज्यूम कौन करेगा? सारी बात है कि वो यहाँ पे आने वाले एक्सपेंडिचर्स हैं, which can be operating expenses, right? or which can be your I should say interest cost, even tax। तो यानी कि वो सब कुछ ये सारा खा गए हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को अगर ऐसा कुछ आता है तो मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि जी दे शुड लुक एट देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। फिर आप नोट्स खोलें कि क्या वाकई एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या पहले भी इतने होते थे, इस साल कुछ ज़्यादा अनयूजुअल हो गए हैं। अगर इस साल ज़्यादा हुए हैं तो क्यों हुए हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को सामने रखते हुए इंटरप्रिटेशन देंगे। जो कमेंट कर रहे हैं, रिकमेंडेशन देनी है, वो आपने ऐसे नहीं कि बस ये इतना हो गया तो ये बुरी बात है। नो, आप बताएं कि ये ऐसा हो सकता है कि ये जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं कि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो अगर एक बिज़नेस 8% प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो अगेन वी कैन से कि इन्होंने अपना बिज़नेस सस्टेन कर लिया है। प्रॉफिट चाहे थोड़ा ही सही है लेकिन कुछ अर्न कर लिया है, यानी कि दे आर दे आर इन अ पोजिशन टू सस्टेन देमसेल्व्स। जैसे ही कोविड ख़त्म होगा या सूरत हाल बेहतर होगी या बिज़नेस के लिए इंसेंटिव्स आएंगे तो ये 8% वुड ग्रो अप। फिर एक और बात भी उसमें आ सकती है कि जैसे मैं कह सकती हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। तो जो भी एक गवर्नमेंट तब्दील हुई है तो इस गवर्नमेंट में ये हुआ है, तो अगर दोबारा री इलेक्शन होंगे या कोई और गवर्नमेंट आती है, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इस गवर्नमेंट में हो रही है। तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज की वजह से हो रहा है। ये जो फिगर सामने आ रहे हैं इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इतने बिजनेस इंसेंटिव्स अवेलेबल नहीं हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ये मतलब कि बहुत बुरी चीज़ नहीं है, यानी कि ऐसे देखना है। आपने जब इंटरप्रेट करना है तो आपने हर एंगल से सोचना है, और प्लस आप लोगों ने नोट्स को खोलना है कि नोट्स क्या बात कर रहे हैं, नोट्स में क्या आ रहा है इनके बारे में। ऐसा क्या हुआ कि आपके इतने एक्सपेंडिचर्स थे, समथिंग लाइक दैट। फिर मैं एक अज्यूम करती हूँ कि लेट से एक और सिनेरियो बनता है कि आपका जीपी रेट था 70%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% और ये आ गया नेट प्रॉफिट 45%। अब अगर मैं देखूँ तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो 70 से 50 से मतलब है कि 20% यहाँ पर कम हुआ है और 5% यहाँ पर कम हुआ है। अब इतना कम तो होना बनता है, जस्टिफाइड है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंडिचर्स तो होंगे ना, ऑपरेटिंग भी होंगे, आपके फाइनेंशियल कॉस्ट भी होगी।
तो इस तरह का अगर सिनेरियो आता है आपके सामने तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि फर्म को पता है, कंपनी को पता है कि हमने कैसे काम करना है और उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज किया हुआ है और वो बहुत अच्छी पोजीशन में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जैसे बता दिया कि अगर ये भी आता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है गिवन द करंट सिनेरियोज। तो हमें ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इंटरप्रेट करना है कि ये सूरत हाल है, ये कुछ इसलिए होगा। ठीक है, अच्छा जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लास्ट गवर्नमेंट में होता था, अब का मुझे श्योरिटी नहीं है कि जैसे अगर टेक्सटाइल मिल्स हैं, प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो उनको आप बिजली नहीं दे रहे। ठीक है, आपने कहा जी बिजली नहीं, ख़त्म होगी, मुल्क के लिए बिजली नहीं है। जब आप उनको बिजली नहीं देंगे तो वो बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन हाउसेज उन्होंने इंस्टॉल किए हुए, तो उसकी भी कॉस्ट है। और वो कॉस्ट कहाँ जाएगी? वो कॉस्ट इधर ही तो आएगी ना। इसका मतलब है कि हमें हर तरह से उसको एनालाइज करना होगा कि कौन कौन सी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे सामने है जी EPS। अब EPS को आप हम पहले से जानते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। अब EPS से हमें क्या आइडिया हो रहा होता है कि एक शेयर अगर मैं इन्वेस्ट करूँगी एज एन इन्वेस्टर तो मेरे एक शेयर में मुझे क्या अर्निंग मिल रही है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पर शेयर अर्निंग क्या है। इन्वेस्टर्स हमेशा EPS से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई EPS मेंशन की जाती है इनकम स्टेटमेंट के साथ नीचे ही, आपको नज़र आती है यहाँ पे लिखी हुई कि जब इन्वेस्टर ने आपकी स्टेटमेंट से रिव्यू करना है तो सिर्फ ऑन आइडिया हो जाए कि EPS ये है कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा, अगर वो एक शेयर लगाता है, एक शेयर ख़रीदता है तो उसके एक शेयर के बदले में उसको ये अर्निंग्स मिलेंगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देन है मेरे सामने रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट ही है। ठीक है, हमने एक रेशो की थी एक्टिविटी रेशो में जिसका नाम था टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। टर्नओवर है कि उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या है, कि वो कितनी सेल्स दे रहे हैं। रिटर्न है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है इसका, इसको ROA से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ठीक, अब अगेन वही बात है कि यहाँ मुझे करना क्या है, मुझे देखना है कि देखो आपने एसेट्स क्यों खरीदे, आपने प्लांट क्यों बाय किया, आपने मशीनरी क्यों बाय किया, आपने लैंड या बिल्डिंग क्यों लिए, या आपने फर्नीचर क्यों बाय किए, ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें। प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग सेल्स कर सकें। सेल्स क्यों कर रहे हैं? कि इनकम बन सके। इनकम क्यों चाहिए? ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। यानी कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ एनी फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो मुझे ये देखना है कि एसेट्स जो मैंने ख़रीदे थे, कंपनी ने जो एसेट्स बाय किए थे, क्या वो एसेट्स किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, कि वो कितना आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। अब जितनी कहते हैं ना हायर द बेटर, जितनी इसकी अच्छी परसेंटेज होगी उतना अच्छा है कि आपके जो एसेट्स हैं बड़े अच्छे से कंज्यूम हो रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और जितना रिटर्न परसेंटेज फॉर्म में कम होगा उतना ही आपके लिए अनफेवरेबल है कि क्यों आपके एसेट्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया, राइट। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये मैंने बहुत जेनेरिक सा इंटरप्रिटेशन दिया आपको अगेन नोट्स को देखना चाहिए कि नोट्स खोलिए कि एसेट्स कितने थे, एक्टिवली ऑपरेटिंग कितने हैं, नॉन ऑपरेटिंग कितने हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात होता है कि एसेट्स तो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आपको एसेट सेल्स भी दे रहे हैं, लाइक टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बड़ी अच्छी आ गई है, सेल्स बड़ी अच्छी आई हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं अच्छा आया। उसकी वजह यह हो सकती है, जैसे बताया ना भी, कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं CGS ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स या अदर एक्सपेंडिचर्स वो इस कदर ज़्यादा हुए ना, प्रॉफिट आपका ख़त्म हो गया है, खा गए हैं वो। तो हमने इन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। लाइक अगर इसका आंसर आया ना लेट्स से 10%, तो मैंने फ़ौरन कह दिया जी ये तो बड़ा नेगेटिव है, अनफेवरेबल है और ब्ला ब्ला, इसका आंसर नहीं सही नहीं है। लेकिन साथ ही मैंने क्या किया, मैंने मेरे नोट्स को खोला इंटरप्रिटेशन देने से पहले, वहाँ पे देखा कि क्या मसला क्या हुआ है। मैंने जब उनके एसेट्स चेक किए तो एसेट्स मुझे लग रहा है कि ऑपरेटिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो हैं तो वो क्यों इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर मैंने एक रेशो बताई, एसेट टर्नओवर रेशो, जो बताती है कि सेल्स कितनी क्रिएट की हैं एसेट्स ने। जब मैंने सेल्स को देखा तो सेल्स तो बड़ी अच्छी थी और वो बड़ी अच्छी रेशो थी टर्नओवर की। तो अगर वो रेशो अच्छी तो फिर ये ख़राब क्यों हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ख़राबी की वजह क्या है कि सेल्स अच्छी थी बट आपके एक्सपेंडिचर्स अनकंट्रोलेबल हो गए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। वो आपको रीज़न खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
हर एक की कंपनी की डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, हर एक की कंपनी का नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट हो सकता है। बैंक्स के लिए और सिनेरियो हो सकते हैं, बैंक्स के लिए इनकम इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि उनके पास डिपॉजिटर्स ही ना आए, हो सकता है बॉरोवर्स ही ना आए, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन से कैसे से इंटरप्रेट करना है। इसका लास्ट रेशियो है मेरे सामने, रिटर्न ऑन एक्विटी। अब एक्विटी में अगेन वही आएगा जो कंपैरिजन है, कॉमन स्टॉक एक्विटी और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स इनटू 100। अब रिटर्न है ना, तो अगेन अर्निंग ही आएगी। अब यहाँ वर्ड है कॉमन स्टॉक एक्विटी का। तो कॉमन स्टॉक एक्विटी कैसे निकालते हैं? बैलेंस शीट में जो आपको आइटम दी हुई होती है वो होती है स्टॉक होल्डर्स एक्विटी लिखा होता है या शेयर होल्डर्स एक्विटी लिखा होता है, राइट। अब वो स्टॉक होल्डर्स में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स भी होते हैं और कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम जानना चाह रहे हैं सिर्फ कॉमन स्टॉक एक्विटी को। तो बाज़ का स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो प्रेफर्ड जो आपकी बैलेंस शीट की आइटम होती है ना, कॉमन स्टॉक होल्डर्स एक्विटी, उसी के फिगर को लिख दिया यहाँ पर, जो गलत है क्योंकि उसके अंदर प्रेफर्ड स्टॉक्स भी शामिल हैं। तो ये हमें खुद से फिर निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम लोग? कॉमन स्टॉक एक्विटी इज़ इक्वल टू कॉमन स्टॉक एट पार, जो भी आपने इशू किए थे शेयर्स एट पार, प्लस प्रीमियम। प्रीमियम क्या है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर ली हुई है और कोई भी रिटेन अर्निंग्स जो आपके पास है वो आप सिर्फ इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन स्टॉक एक्विटी, राइट। इस एक्विटी को आपने कंपेयर करना है अर्निंग से। और हमें क्या आइडिया हो रहा है कि हमारी जो एक्विटी है, जो हमने लोगों से पैसे लिए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, उनकी मदद से हम कितना रेवेन्यू या कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, दिस इज़ द रेशियो। अगेन आई वुड से हायर द बेटर। अगर ये अच्छी परसेंटेज आ रही है तो अच्छी बात है, यानी कि आप बहुत रेवेन्यू या बहुत प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। और अगर आपके पास परसेंटेज बहुत छोटी आ रही है तो जाहिर है कि क्वेश्चन मार्क बनता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि पहले आप अपनी इनकम स्टेटमेंट को, अपनी बैलेंस शीट को, अपने नोट्स को रिव्यू करेंगे, उसके बाद डिटेल्स देखेंगे, फिर करंट सिनेरियोस को देखेंगे, मुल्क के हालात को देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस को देखेंगे, और फिर आप इंटरप्रेट करेंगे से क्यों हुआ है। अगेन वही बात यहाँ पर आ सकती है कि हो सकता है कि आपकी सेल्स ज़्यादा सही हो लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स अनकंट्रोलेबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ करंट सर्कमस्टांसिस। तो फिर भी हम कहेंगे ठीक है जी, कोई मसला नहीं है कि एक्सपेंडिचर्स अगर आज ज़्यादा हो गए हैं तो कल कम भी हो सकते हैं। आई मीन इंसान इसी से सीखता है ना। तो इन हालात में अगर आप आजकल कारोबार बंद हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बिकॉज ऑफ कोरोना ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाए। तो अगर एक बिज़नेस ने चाहे कम रेवेन्यू ले लिया है, चाहे कम प्रॉफिट अर्न कर लिया है, रेवेन्यू तो खैर मैं नहीं कहूँगी, प्रॉफिट कहूँगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूरी है, कि चाहे लॉस में तो नहीं गए ना, इतना मैनेज कर लिया कि लॉस में नहीं गए, क्योंकि लॉस बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट चाहे थोड़ा ही सही लेकिन आया है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इन दैट केस, राइट। तो इस तरीके से हमें इंटरप्रिटेशन देनी है